नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य का भाग 1। इसके अंतर्गत हम विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे तथा ये देखें मध्यकालीन भारत में उदय होने वाला जो पहला हिंदू राष्ट्र था वो यही था। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक काल। इससे पूर्व हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल, वो आप देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखें। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। इससे पहले हमने पढ़ा था प्राचीन भारत। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो उपलब्ध रहेंगे। मध्यकालीन भारत में हम भारत में पर विदेशी आक्रमणों को देख चुके हैं। इसके अंतर्गत मोहम्मद गोरी, गजनवी आदि राजाओं को देखा जो भारत पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत देखा। इसके अंदर 5 राजवंशों को देखा है। अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो उपलब्ध है। आज से शुरुआत करेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय होगा दक्षिण भारत में। और आज हम विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के अंदर 2 राजवंशों को देखेंगे, संगम वंश और सालुब वंश। इसके बाद के 2 वंशों को अगले वीडियो में हम देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर और बहमनी का उदय, जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का उदय होगा वो हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज देखेंगे विजयनगर। विजयनगर का ये पहला भाग है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा विजयनगर का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में की। जो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई होते हैं ना, वो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना या नींव रखते हैं। विजयनगर का पूर्व का नाम हस्तिनावती हम्पी था, जो हस्तिनावती या हम्पी नाम से जाना जाता था। यह मध्यकालीन भारत में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य था। जो मध्यकालीन भारत है जिसमें मुगलों का आधिपत्य रहेगा, उसमें स्थापित होने वाला पहला हिंदू राष्ट्र यही होता है। हरिहर और बुक्का को विजयनगर की स्थापना की प्रेरणा माधव विद्यारण ने दी। जो माधव विद्यारण होते हैं ना, उनके द्वारा हरिहर बुक्का को ये प्रेरणा दी जाती है कि तुम एक नया राज्य स्थापित करो। माधव विद्यारण हरिहर और बुक्का के गुरु थे। जो माधव विद्यारण थे ना, ये हरिहर बुक्का के गुरु थे। विजयनगर पर कुल 4 राजवंशों ने राज किया। जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इस पर कुल 4 राजवंश आएंगे, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश। आज हम 2 राजवंशों को देखेंगे, संगम और सालुब वंश। अगले वीडियो में हम तुलुब तथा अराविडु वंश को देखेंगे। ये आप चित्र में देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य का ये क्षेत्र। इसके ऊपर इधर होगा यहाँ पर बहमनी साम्राज्य, वो उसके बाद में हम उसको भी पढ़ेंगे। ये विजयनगर साम्राज्य है, आप चित्र में देख सकते हैं। जो पहले के राजवंश थे चोल, चेर, पांड्य तथा उनके जगह पर यह स्थापित हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संगम वंश, जो हम पहला विजयनगर का वंश पढ़ेंगे, संगम वंश। चलिए देखते हैं संगम वंश को। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश की स्थापना की। जो संगम थे ना, वो हरिहर बुक्का के पिता थे और हरिहर बुक्का दोनों भाई थे। तो इनके पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। अब पहला हरिहर या हरिहर प्रथम को देखते हैं। पहला राजा यही होते हैं। यह संगम वंश का प्रथम राजा था। इसने अपने भाई बुक्का प्रथम के साथ इस वंश की स्थापना की। हमने देखा था ना, हरिहर और बुक्का 2 भाई होते हैं ना, इनके द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। इसने अपनी राजधानी अनेगुंडी को अपना राजधानी बनाया। जो अनेगुंडी थे ना, उसे अपनी राजधानी बनाता है। बाद में विजयनगर इसकी राजधानी बनेगी, उसी नाम से इसे विजयनगर नाम से जाना जाएगा। इसके बाद विजयनगर राजधानी बनी। इसके बाद इसका जो राजधानी विजयनगर बनाई जाती है, उसी के नाम से इस साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। हरिहर प्रथम ने 1346 में होयसल राज्य को विजयनगर में मिला लिया। जो होयसल राजवंश हमने पीछे पढ़ा था ना प्राचीन भारत में, होयसल राजवंश, वो होयसल राजवंश को भी विजयनगर में मिला लिया गया। सन 1356 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई। जो 1356 में हरिहर प्रथम, जो हरिहर होते हैं ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला राजा बनता है बुक्का प्रथम।
हरिहर प्रथम के बाद हरिहर का भाई बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा। जो हरिहर का छोटा भाई बुक्का था ना, वो गद्दी पर बैठता है हरिहर की मृत्यु के बाद। इसे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि ये वेदों तथा हिंदू धर्म की रीतियों के अनुसार चलता था। वेदों में जो मार्ग बताए गए थे ना, उनका आचरण करता था तथा उन्हीं के अनुसार सारे क्रियाकलाप करता था तथा यह हिंदू राष्ट्र को बनाने की प्रेरणा रखता था। इसने अपने समय में चीन से संबंध अच्छे करने के लिए अपना एक दूत चीन भेजा था। जो अपना एक राजदूत चीन भेजा, क्योंकि चीन से इसे संबंध, क्योंकि इसने देखा था कि चीन का संबंध हर्षवर्धन के टाइम पे बहुत अच्छा था, तो ये सोचता था चीन के साथ हमारे भी कुछ व्यापारिक संबंध हो जिससे हमारा राज्य भी उत्कृष्ट हो। इसलिए इसने चीन में अपना राजदूत भेजा जाकि कुछ हमारे संबंध अच्छे हो, व्यापार संबंध हो और हमारे राज्य की उन्नति हो। ये आप देख सकते हैं हरिहर और बुक्का विजयनगर के संस्थापक ये रहे। चलिए अब आगे और देखते हैं। अगला राजा हरिहर द्वितीय होता है। जो इस वंश का अगला राजा है हरिहर द्वितीय है। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम का पुत्र था। जो हरिहर द्वितीय होता है ना, वो बुक्का प्रथम का पुत्र होता है, क्योंकि बुक्का अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उसका नाम भी हरिहर रखा था। इसने कनारा, मैसूर, कांची, तिरुचिरापल्ली को जीता। इसी के साथ बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को अपने राज्य में मिला लिया। इसने क्या किया, ये बहुत प्रतापी राजा था अपने समय का, और इसने बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। कनारा, मैसूर, कांची, तिरुचिरापल्ली, इन सबको मिला लिया। इसके साथ ही बहमनी से बेलगांव और गोवा भी ले लिया। जो बहमनी के क्षेत्र में गोवा और बेलगांव था, उनको भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसने लंका पर आक्रमण करके वहां के राजा से भी कर वसूला। इसने लंका पर भी चढ़ाई कर दी और राजा से कर वसूला लंका के। हरिहर द्वितीय के समय सायण तथा माधव ने वेद तथा धर्मशास्त्र की निबंध लिखे। जो वेद तथा धर्मशास्त्र हैं उस पर निबंध लिखे जाते हैं। अगला राजा होता है विरूपाक्ष प्रथम। यह हरिहर द्वितीय का पुत्र था। जो हरिहर द्वितीय ऊपर देखा था, उसका पुत्र विरूपाक्ष प्रथम होता है। यह कुछ समय के लिए राजा रहा। ये कुछ थोड़े समय के लिए राजा होता है। अगला राजा होता है बुक्का द्वितीय। अपने भाई विरूपाक्ष प्रथम को गद्दी से हटाकर गद्दी पर बैठा तथा यह भी कुछ समय के लिए ही राजा रहा। ये लगभग कुछ महीने के लिए रहा और ये शायद 1 या 2 वर्ष के लिए राजा रहता है। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य पर राज करने वाला प्रथम राजवंश ये होता है। ठीक है, चलिए अब आगे के राजाओं को देखते हैं। अगला है देवराय प्रथम। इसके समय पर बहमनी साम्राज्य के राजा फिरोज शाह ने बहुत सारे आक्रमण किए। जो बहमनी साम्राज्य का राजा होता है फिरोज शाह सुल्तान, वो इसके समय में बहुत सारे आक्रमण करता है। अंत में देवराय पराजित हुए और संधि की और अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। ये पराजित हो जाते हैं और अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर देते हैं। इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाए और सिंचाई के लिए नहरें निकलवाएं। इसने तुंगभद्रा नदी पर बहुत सारे बांध बनवाए और नहरें निकलवाई सिंचाई के लिए। देवराय प्रथम के शासन काल में ही इटली का यात्री निकोली कोट्टी भारत आया। जो हमने पढ़ा था ना, जो भारत आए विदेशी यात्री, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। उसमें हमने निकोली कोट्टी का वर्णन किया हुआ है। वही निकोली कोट्टी है, ये इटली का यात्री। ये इन्हीं के समय भारत आता है। इसके दरबार में तमिल कवि श्रीनाथ थे। जो देवराय प्रथम है ना, जो तमिल कवि, प्रसिद्ध तमिल कवि है ना श्रीनाथ, वो इन्हीं के दरबार में थे। अगला राजा होता है रामचंद्र। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। जो रामचंद्र होता है, कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसका भाई वीर विजय गद्दी पर बैठा और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दोनों भाई मर जाते हैं। उसके बाद अगले राजा को हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला राजा होता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय वीर विजय का पुत्र था। जो वीर विजय पीछे पड़ा था ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका पुत्र ये होता है देवराय द्वितीय। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा यही माना जाता है। पूरे वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय माना जाता है। देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर भेजा। अभी हमने भारत आए विदेशी यात्रियों का वर्णन पढ़ा था ना पीछे वीडियो में, उसमें अब्दुल रज्जाक की भी
वर्णन किया हुआ है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उसको जरूर देखें, आपको आगे की स्थिति अच्छे से समझ में आएगी। भारत आए हुए विदेशी यात्रियों में जो अब्दुल रज्जाक है ना, ये भी शाहरुख का राजदूत होता है। जो फारस के राजा होते हैं शाहरुख, उनका ये राजदूत होता है। इसने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती की और उनके लिए मस्जिदें भी बनवाई। जो देवराज द्वितीय होता है, अपनी जो सेना होती है उसमें मुसलमानों, क्योंकि ये विजयनगर पे लगातार मुसलमानों के हमले हो रहे हैं, तो इसीलिए ये भी अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती करता है उनसे टक्कर लेने के लिए। यहाँ से प्राप्त एक अभिलेख में इसे गजबेटकर कहा गया है, हाथियों का शिकारी। जो गजबेटकर की इसे उपाधि थी। जनता इसे इंद्र का अवतार भी मानती थी। जो जनता थी वो इसे इंद्र का अवतार मानती थी। अगला राजा है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन देवराज द्वितीय का पुत्र था। इसके समय में संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया। मल्लिकार्जुन के समय से ही संगम वंश क्षीण होने लगा। उड़ीसा के गजपति शासकों ने यह बुरी तरह से पराजित हुआ। जो उड़ीसा के गजपति शासक होते हैं ना, उनके द्वारा यह बुरी तरीके पराजित होते हैं तथा अपने कुछ भाग उनको दे देते हैं। नरसिंह सालुब इसी का सामंत था। जो नरसिंह सालुब है ना, वो इन्हीं का सामंत होता है। नरसिंह सालुब ने उसका सिंहासन उससे छीन लिया। जो नरसिंह सालुब होता है ना, वो इनका सिंहासन इनसे छीन लेता है। चलिए अब आगे अंतिम राजा को देखते हैं। विरूपाक्ष द्वितीय यह संगम वंश का अंतिम शासक था। जो ये विरूपाक्ष द्वितीय है ना, यह संगम वंश का अंतिम शासक होता है। सन 1485 में विरूपाक्ष की हत्या के साथ ही इस वंश का अंत हो जाता है। जो विरूपाक्ष होता है ये छोटे से बहुत छोटे शासन रह जाता है इसका, बहुत छोटे। जो मल्लिकार्जुन था उसके समय पे ही विजयनगर का अंत हो गया, पर ये थोड़ी सी सीमाओं में सिमट कर रह गया था और इसकी हत्या के साथ इस वंश का अंत भी हो जाता है। अब इसकी वंशावली को एक बार देख लेते हैं। संगम वंश की वंशावली। हरियर राय प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी तक जो हरियर होते हैं वो और बुक्का, इनकी स्थापना संगम वंश की करते हैं। बुक्का राय प्रथम 1356 से 1370, हरियर राय द्वितीय 1370 से 1404 तक। उसके बाद विरूपाक्ष प्रथम जो विरूपाक्ष राय होते हैं ये 1404 से 1405 तक। अगला होता है बुक्का राय द्वितीय 1405 से 1406 तक। देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक। रामचंद्र राय 1422 में, जो कुछ समय के लिए होता हमने पीछे देखा था ना। उसके बाद वीर विजय बुक्का राय, इसको भी देखा था लगभग 2 वर्ष के लिए, 1422 से 1424 तक। अगला देवराज द्वितीय 1424 से 1446 तक। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465, इसी के साथ इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। और अगला अंतिम राजा होता है विरूपाक्ष राय द्वितीय, बहुत छोटे से सीमित क्षेत्र में 1465 से 1485 तक। ये विजयनगर साम्राज्य का ध्वज होता है। ये देख सकते हैं आप, सुअर, तलवार, सूर्य, चांद, ये इसमें प्रतीक के रूप में होते थे। ये विजयनगर साम्राज्य का ध्वज है। चलिए अब अगले वंश को देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के। अगला है सालुब वंश। सालुब वंश की स्थापना नरसिंह ने की। पीछे हम नरसिंह को देख चुके हैं ना, ये सामंत होते हैं नरसिंह। सालुब वंश, सालुब नरसिंह के 2 पुत्र थे, थेम्ब भूपाल और नरसिंह राय द्वितीय, ये इसके 2 पुत्र होते हैं। उड़ीसा के गजपत शासक पुरुषोत्तम ने सालुब को पराजित कर बंदी कर बना लिया, साथ ही उदयगिरी के किलों पर भी कब्जा कर लिया। जो सालुब होता है ना, उसे क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं जो उड़ीसा के गजपति शासक होते हैं और इनसे संधि होती है, तब इनको छोड़ते हैं। थिम्ब भूपाल के समय शासन की समस्त शक्तियां उसके सेनापति नरसा नायक के पास थीं। जो थिम्ब भूपाल था इसका पुत्र, उसके समय में शासन की सभी शक्तियां सेनापति नरसा नायक के पास थीं। नरसा नायक के पुत्र नरसिंह ने नरसिंह राय द्वितीय की सन 1505 में हत्या कर दी और तुलुप वंश की स्थापना की। इसके दोनों पुत्र ही मारे जाते हैं। पहले एक पुत्र मारा जाता है, उसके बाद मरा जाता है मतलब अपने आप, उसके बाद दूसरा पुत्र मार दिया जाता है। नरसा राय नायक के पुत्र नरसिंह के द्वारा नरसिंह द्वितीय की हत्या 1505 में की जाती है और तुलुप वंश की स्थापना हो जाती है। ये रहे नरसिंह। चलिए अब आगे और देखते हैं इसकी वंशावली को। ये रहा सालुब राजवंश। सालुब राजवंश की वंशावली। इसमें कुल 3 ही राजा होते हैं, सालुब,
नरसिंह देव राय जो सालुब जो गिरफ्तार हुए थे वो यही है। 1485 से 1491 तक 6 साल का इनका शासन रहता है। अगला थिम्प भूपाल, ये कुछ ही महीनों के लिए राजा रहता है 1491 में बस। उसके बाद नरसिंह राय द्वितीय 1491 से 1505 तक, ये लंबे समय तक राज करता है। फिर इसके जो सेनापति का पुत्र होता है ना, वो इसकी हत्या करके तुलुप वंश की स्थापना करेगा। अगले वीडियो में हम तुलुप वंश को देखेंगे। आज के लिए ही 2 सालों वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला द्वितीय राजवंश ये होता है। उसके बाद तीसरा और चौथा राजवंश भी पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।